जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी मोड में। तो चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे क्लास फिर से। और क्लास जो है अपना त्यौहार जो कि छठ है, इसके कारण बंद हो गया था। 3-4 दिन क्लास बंद हो गया था, तो फिर से हम लोग शुरू करेंगे। और एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आते जा रहा है, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्लास है। तो आप लोग देखिएगा। रिमाइंडर का क्या है? रिमाइंडर का सामान्य विज्ञान है। रिमाइंडर का सामान्य विज्ञान है और इसमें 50 MCQ क्वेश्चन टाइप प्रश्न है। इसमें 50, तो ये लगाने से आपके लिए बेटर रहेगा और रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा आपका। और अगर इसका PDF चाहिए आपको, तो वीडियो के नीचे लिंक है इसका टेलीग्राम चैनल का, उसमें आप ज्वाइन करके और अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए हम क्लास शुरू करेंगे। आज का क्लास जो है वह 11वां सेट है। प्रैक्टिस सेट जो है आज का 11वां है। 11 नंबर प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पर देख लेंगे क्या है। 11 नंबर प्रैक्टिस सेट है आज, यानी कि इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट आपका हो चुका है और इसका क्लास भी अपलोड है यूट्यूब पर, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे 11वां अभ्यास सेट का पहला प्रश्न स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। पहला प्रश्न है, हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। ऑप्शन ए में है कार्बोहाइड्रेट्स, बी में प्रोटीन, सी में गंधक और डी में है वसा। यानी कि हृदय रोग से जो ग्रसित है, बीमारी से ग्रसित है, उसको क्या अधिक नहीं लेना चाहिए, क्या सेवन अधिक नहीं करना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का, वसा का, गंधक का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। वसा का सेवन अधिक नहीं करना चाहिए। वसा का सेवन अधिक नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है क्या? 2 नंबर है, सीसा संचायक में प्रयुक्त अम्ल होता है। यानी कि सीसा संचायक बैटरी जो होता है, सेल जो होता है, उसमें कौन सा अम्ल मौजूद होता है? उसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। जिसे H2SO4, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है H2SO4 होता है। और H2SO4 होता है और ये इसे क्या कहा जाता है? इसे रसायनों का राजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे रसायनों का राजा कहा जाता है। रसायनों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजा कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से किसमें कोबाल्ट होता है? यानी कि कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? यहाँ पर विटामिन दिया गया है, क्लोरोफिल दिया गया है, हीमोग्लोबिन दिया गया है। किस विटामिन में होता है कोबाल्ट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन B12 में होता है कोबाल्ट। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न है आपका, पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है? पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न है अगला। 5 नंबर प्रश्न है, क्या है रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक घुलनशील घोल है? रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक घुलनशील, सार्वभौमिक कहने का मतलब है कि ऐसा घोल जिसमें अधिकतर मात्रा में किसी भी कोई पदार्थ घुल जाता है। तो सार्वभौमिक घुलनशील पदार्थ कौन सा है? सार्वभौमिक घुलनशील पदार्थ कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 का? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। क्योंकि जल में बहुत सारा पदार्थ जो है वह जल में घुलनशील होता है। क्या हो जाएगा आंसर? जल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व है। मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व क्या है? यानी कि उस तत्व, अति आवश्यक पोषक तत्व का मतलब है कि अगर न रहे तो उसका जीना, यानी कि नहीं जी सकता है। यानी कि जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। उसे क्या कहते हैं? अति आवश्यक पोषक तत्व कहते हैं। और कौन कौन सा है इसमें आंसर क्या हो जाएगा इसका? वसा, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन। वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और क्या? खनिज हो जाएगा। यानी कि ये 4 जो पदार्थ है, पोषक तत्व है, यह क्या है? अति आवश्यक है। अति आवश्यक। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और खनिज। वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और खनिज, चारों हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है आपका। 7 नंबर प्रश्न है, पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं। पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण में किसका उपयोग करते हैं? ए में है जल और कार्बन डाइऑक्साइड, बी में है कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य का प्रकाश।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य का प्रकाश। और इसके साथ क्या रहता है, इसके साथ क्या क्या रहता है, क्लोरोफिल भी रहता है। क्लोरोफिल भी रहता है। और सब मिलकर क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है आपका, मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग नीला होता है। मोमबत्ती जब जलाते हैं तो उसका बाहरी भाग जो होता है नीला होता है, वह क्यों होता है, वह किसके संपर्क में आ जाता है जो कि उसका कलर जो है वह नीला हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि मोमबत्ती की बाहरी लौ जो है वह हवा के संपर्क में आने से क्या होता है, उसका लौ जो है वह नीला हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है, बच्चों के गुब्बारों को फुलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, यानी कि बच्चे जो गुब्बारे फुलाते हैं उसमें कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर, गुब्बारे में कौन सा गैस पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। यानी कि बच्चे जो गुब्बारे फुलाते हैं उसमें हाइड्रोजन गैस की मात्रा होती है, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न है, क्या प्रश्न, सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व कौन सा है। इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व और पॉजिटिव तत्व। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरीन। और इलेक्ट्रो पॉजिटिव की बात करें, अगर बात करें यानी कि धनात्मक, विद्युत धनात्मक की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सीजियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीजियम हो जाएगा। सबसे अधिक इलेक्ट्रो निगेटिव कौन सा हो जाएगा, फ्लोरीन। और धनात्मक कौन हो जाएगा, यानी पॉजिटिव कौन हो जाएगा, तो सीजियम हो जाएगा, सीजियम। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न 11 नंबर, क्या है 11 नंबर प्रश्न है, भौतिक अथवा रासायनिक तुला किस सिद्धांत पर काम करता है। यानी कि भौतिक तुला और रासायनिक तुला जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सिद्धांत देख लेते हैं, ऑप्शन में कौन कौन सा सिद्धांत दिया गया है। भौतिक और रासायनिक तुला जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए में है मोमेंट के, बी में है लीवर के सिद्धांत पर, और सी में आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, डी में है न्यूटन के सिद्धांत पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 नंबर का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मोमेंट के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि सुबह के समय यदि हवा में, 12 नंबर प्रश्न है, सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक हो तो कोहरा यानी कि कुहा भी अधिक होता है। क्योंकि ऑप्शन दिया गया है कि धुएं के कण जो है पानी को हवा में निकाल देता है। ए में है, ऑप्शन ए में है धुएं के कण पानी को हवा में निकाल देता है, बी में है धुएं में जल होता है, और सी में है वायु में मौजूद जलवाष्प धुएं के कणों पर जमा हो जाता है। वायु में मौजूद जलवाष्प धुएं के कणों पर जमा हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। वायु में मौजूद जो जलवाष्प होता है, जलवाष्प कहने का मतलब कि जल का जो वाष्प होता है वायु में, जल का जो वाष्प होता है वायु में, वह धुएं के कणों पर जमा हो जाता है। धुएं के कणों पर क्या होता है, जमा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक हो तो कोहरा भी अधिक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है, क्या प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्रम 3 धातुओं की क्रियाशीलता को सही रूप से दर्शाता है। यानी कि क्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता के अनुसार यहाँ पर 3 तत्व है, तीन धातु है, उसको क्रियाशीलता के अनुसार सजाना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 13 का आंसर क्या हो जाएगा, यानी क्रियाशीलता सबसे अधिक किसका होता है, सबसे अधिक जो क्रियाशीलता है वह फेरस का होता है, यानी कि लोहा का होता है, उसके बाद कॉपर का होता है यानी कि तांबा का, उसके बाद क्या होता है सिल्वर का होता है यानी कि चांदी का। पहले लोहा, उसके बाद तांबा, उसके बाद चांदी का। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, लोहा तांबा और चांदी, यानी कि फेरस, कॉपर और सिल्वर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न है, सोडियम की सही इलेक्ट्रॉनिक संरचना इनमें से कौन प्रदर्शित करता है। यानी कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक संरचना, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। तो इसे कैसे लिखेंगे, 2 8 10 और 1 बच गया, 1 यहाँ पर लिखेंगे। क्या हो जाएगा, 2 8 1 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 8 1।
अगला प्रश्न देखेंगे, अगला है 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है आपका, 10 किलोग्राम चूने के पत्थर से कितना चूना प्राप्त होगा? 10 किलोग्राम चूने के पत्थर से कितना ग्राम चूना प्राप्त होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 5.6 किलोग्राम, 5.6 किलोग्राम चूना प्राप्त होगा, 5.6 किलोग्राम चूना प्राप्त होगा। यानी कि 10 केजी के चूने के पत्थर से चूना जो प्राप्त होगा वो 5.6 किलोग्राम होगा। इसका आणविक भार जो होता है, इसका आणविक भार वह कैल्शियम का कितना होता है? कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है, तो इसका आणविक भार जो होता है द्रव्यमान वह 40 होता है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, तो इसका द्रव्यमान कितना होता है? 12, और ऑक्सीजन का 8 है, तो इसका 16 होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न है, जल से 3/5 भाग भरे बीकर में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, तो बर्फ के टुकड़े के पूर्णतः पिघलने पर बीकर में द्रव सतह में क्या परिवर्तन होगा? तो द्रव का सतह जो है वह बढ़ जाएगी, द्रव की सतह घट जाएगी, या अपरिवर्तित रहेगी, या पहले बढ़कर फिर घटेगी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? यानी कि 3/5 भाग भरा हुआ है बीकर में और उसमें एक बर्फ का टुकड़ा रखा जाता है, तो बर्फ जब पिघलेगा तो क्या हो जाएगा? उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? सतह में क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि बर्फ के पिघलने से भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है, एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, यानी कि दूरदृष्टि दोष है, तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि केवल दूर का ही वस्तु दिखाई देता है और नज़दीक का नहीं दिखाई देता है, नज़दीक का साफ साफ नहीं दिखाई देता है। इसमें ऑप्शन में क्या है? दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है, गलत है ये वाला। बी में क्या? पास की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है, पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। पास की वस्तु क्या होता है? साफ नहीं दिखाई देता है। दूर दृष्टि अगर दोष है तो उसमें दूर की वस्तु ही केवल दिखाई देता है, और नज़दीक का अगर दोष है तो केवल नज़दीक का ही दिखाई देता है और दूर का साफ नहीं दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न क्या है कि वस्तु से छोटा वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा बनता है जबकि वस्तु स्थित होता है। यानी कि यहाँ पर प्रतिबिंब के बारे में बता दिया गया है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा बनता है और वास्तविक बनता है और उल्टा भी बनता है। तो यह वस्तु कहाँ पर रखा गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसे अनंत पर अगर वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है, और फोकस बनता है कैसा बनता है? उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और छोटा बनता है। और एक जगह और कहाँ पर रखते हैं जहाँ पर क्या होता है? छोटा बनता है प्रतिबिंब। एक जगह रखते हैं कहाँ? अनंत और 2f के बीच में केंद्र, यानी उत्तल लेंस का जो केंद्र होता है वह 2f होता है, तो 2f और अनंत के बीच में रखते हैं, अनंत तथा 2f के बीच में रखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अनंत पर रखेंगे तब पर भी छोटा प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक उल्टा बनेगा, और अनंत और 2f यानी केंद्र के बीच में रखेंगे तब पर भी छोटा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 19 नंबर प्रश्न। उन्नीस नंबर प्रश्न है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? यानी कि पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता जो है वो खास होती है, किसकी आवश्यकता होती है? 19 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? 19 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक जो जरूरी होता है भोजन को पचाने में वो किसकी ज़रूरत होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? एंजाइम की ज़रूरत है, वो सबसे अधिक होती है पाचन में। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है? विषाणु जनित रोग नहीं है, यानी कि 3 इसमें विषाणु जनित है और एक विषाणु जनित रोग नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बर्ड फ्लू जो है, बर्ड फ्लू यह वायरस के द्वारा होता है। चिकन पॉक्स जो होता है ये भी वायरस के द्वारा होता है। डेंगू भी वायरस के द्वारा होता है। और ये हैजा क्या है? हैजा जो है वह क्या होता है? वायरस के द्वारा नहीं होता है। यहाँ पर कहा गया कि विषाणु जनित रोग नहीं है, तो विषाणु जनित रोग कौन सा नहीं है? हैजा नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? यहाँ पर सोडियम से 2 प्रश्न पूछा गया है। एक सोडियम की परमाणु संख्या यहाँ पर पूछा गया है और वहाँ पर पूछा गया था कि सोडियम को कैसे लिखेंगे, यानी कि इसका परमाणु संख्या को इसको कैसे लिखेंगे वो बताया गया था। क्या हो जाएगा आंसर? कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 11 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर प्रश्न।
22 नंबर प्रश्न है आपका, रुधिर दबाव मापक यंत्र कौन सा है, यानी कि ब्लड प्रेशर जो मापा जाता है वह किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। रक्तदाब मापक यंत्र कौन सा है, क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा रक्तदाब मापते हैं। अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वो कौन से हैं। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का कितना है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, एक उपग्रह है, कौन है, चंद्रमा है, और बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। और मंगल का जो उपग्रह है कौन है, मंगल का 2 उपग्रह है, कौन कौन है, फोबोस और डिमोस। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है, किसी तारे का रंग जो है वो दर्शाया जाता है किसके अनुसार, किसी तारे का रंग जो है वह किस पर निर्भर करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसकी पृथ्वी से दूरी पर, उसके ताप पर, उसकी ज्योति पर, उसकी सूर्य से दूरी पर। क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ताप पर निर्भर करता है। यानी कि किसी तारे का जो रंग है वह ताप पर निर्भर करता है, यानी कि ताप जो है जितना अधिक रहेगा उसके हिसाब से उसका रंग बदलता है। तारे का जो रंग है वह उसके ताप से बदलता है, ताप के कारण बदलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न 25 नंबर है, सूची को मिलान करना है। चलिए देख लेते हैं, सूची 1 में है क्या, 1 में है वॉट नॉट नॉटिकल मील कैलोरी, और 2 में है ऊष्मा नौ संचालन प्रयुक्त दूरी, यानी कि मापक यंत्र ही कह सकते हैं इसको, मापक यंत्र। जैसे लेते हैं, पहले ऑप्शन को क्लियर कर लेते हैं। यहाँ ऊष्मा जो है कैलोरी में मापा जाता है, ऊष्मा को कैलोरी में मापा जाता है। कैलोरी में नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील में मापा जाता है। नॉटिकल मील में समुद्री जहाज को वॉट में, समुद्री जहाज को किसमें की गति जो मापते हैं, किसमें मापते हैं, नॉट में मापते हैं, नॉट में। और शक्ति को वाट में मापते हैं। चलिए देख लेते हैं इसका, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, वाट जो है क्या है, वाट शक्ति को मापते हैं, शक्ति को मापते हैं वाट में। नॉट में क्या मापते हैं, समुद्र में वायु की गति को मापते हैं। नॉटिकल मील में नौ संचालन जो होता है नॉटिकल मील में मापा जाता है। और कैलोरी जो है ऊष्मा को मापते हैं। तो देख लेते हैं इसमें आंसर, ये शक्ति का है तो शक्ति 1 नंबर में आ जाएगा। उसके बाद बी में क्या है, नॉट है तो समुद्री जहाज की गति हो जाएगा। और सी में है नॉटिकल मील, यानी कि वायुयान की नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को मापते हैं। तो देख लेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा शक्ति का, यानी कि 4 हो जाएगा, 4। उसके बाद नॉट जो हो जाएगा नौ संचालन, नॉट जो हो जाएगा समुद्री जहाज की गति में हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 3। उसके बाद हो जाएगा नॉटिकल मील हो जाएगा नौ संचालन में, तो 2 हो जाएगा, यानी कि 4 3 2 और 1 हो जाएगा, 4 3 2 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, 4 3 2 1, 4 3 2 1 हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन, 4 3 2 1। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, क्या हो जाएगा आंसर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 3 2 1 हो जाएगा, 4 3 2 1। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न है कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है। हवाई जहाज में जो ब्लैक बॉक्स रखा जाता है उसका रंग कैसा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, नारंगी होता है, यानी कि बॉक्स जो होता है वो ब्लैक होता है लेकिन उसका रंग जो होता है नारंगी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न 27 नंबर, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गलित सोडियम का प्रयोग किया जाता है, शीतलक के रूप में। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न है, दूध उदाहरण है किसका, यानी कि दूध जो है वह किसका उदाहरण है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विलियन का, कोलाइड विलियन का, इमल्सन का। 28 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इमल्सन का। दूध जो है उदाहरण है किसका, इमल्सन का। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न है,
29 नंबर प्रश्न है, किस बिंदु पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम एक ही रहते हैं, यानी कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है तापमान किस बिंदु पर समान होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 29 का? 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, -40 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीग्रेड में यानी कि सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट का दोनों का मान जो होगा वह तापक्रम जो होगा वह समान होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ओम हो जाएगा। वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न है, घरेलू विद्युत तार जो है वो लगाया जाता है, घरेलू यानी कि घरों में जो वायरिंग किया जाता है इलेक्ट्रिक का, बिजली का, वह किस क्रम में किया जाता है? किस क्रम में? 31 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? 31 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? घर में जो बिजली लगाया जाता है वह किस क्रम में लगाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम में लगाया जाता है। समानांतर क्रम में क्या होता है? वोल्टेज जो होता है समान होता है, वोल्टेज समान होता है, और धारा जो होता है, धारा यानी कि आई, धारा जो है वह भिन्न होता है, अलग अलग होता है, भिन्न होता है, अलग अलग होता है। और वही अगर श्रेणी क्रम की बात करें, श्रेणी क्रम की, तो इसमें क्या होता है? धारा समान होता है, धारा समान, और वोल्टेज जो होता है वह भिन्न होता है, वोल्टेज भिन्न होता है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न है कि एक सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल को टी से डिनोट करते हैं, उसकी लंबाई एल के साथ कैसे परिवर्तित होती है? सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल जो होता है, आवर्तकाल यानी कि लंबाई से उसका क्या रिलेशन है? लंबाई और आवर्तकाल का क्या रिलेशन है बताना है यहाँ 32 नंबर प्रश्न में। क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि आवर्तकाल जो है समानुपाती है लंबाई के वर्ग के, लंबाई के क्या हो जाएगा? वर्ग के समानुपाती है, लंबाई के वर्ग के समानुपाती है, यानी कि आवर्तकाल जो है टी वह समानुपाती है किसके? अंडर रूट एल का समानुपाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न है, आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है, यानी कि आधुनिक टेलीफोन जो है उसमें उपयोग किया जाता है किस तरंग का? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि तरंग का, रेडियो तरंग का, दृश्य प्रकाश का, चुंबक का, किसका प्रयोग किया जाता है? आधुनिक टेलीफोन उपयोगकर्ता जो है वह किस तरंग का प्रयोग किया जाता है उसमें? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। किसका? रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है आधुनिक टेलीफोन में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न है कि एंजाइम मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रोटीन से बने होते हैं। एंजाइम जो है वह प्रोटीन से निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 35 नंबर 35 नंबर प्रश्न है, हीरा अपरूप है, यानी कि हीरा जो है वह किसका अपरूप है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीरा जो है वह किसका अपरूप है? कार्बन का। हीरा कार्बन का अपरूप है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न है कि गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए गोताखोर यानी कि समुद्र में तैरने वाला गोताखोर जो होता है वो कौन सी गैस का मिश्रण इस्तेमाल करता है? यानी कि कृत्रिम श्वसन के लिए या गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए गोताखोर जो इस्तेमाल करता है किसका करता है? ऑक्सीजन और हीलियम का। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का प्रयोग कृत्रिम श्वसन में या गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए किया जाता है। गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान भार क्या होगा? यानी कि हाइड्रोजन के एक परमाणु का जो भार होगा वह क्या होगा? हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार, कितना हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1.66 गुना 10 की पावर 24 हो जाएगा। 1.66 गुना 10 की पावर 24 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न है आपका। क्या कर रहा है प्रश्न? निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो ऊष्मा और विद्युत का जो चालक होता है सबसे अच्छा कौन सा होता है? ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? एजी होता है। एजी यानी कि सिल्वर होता है, सिल्वर चांदी होता है, लेकिन यहाँ पर चांदी नहीं है। क्या हो जाएगा आंसर 38 का? 38 का क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ पर ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक क्या है? यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा,
पारा हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, तो सबसे अच्छा होता है सिल्वर होता है, सिल्वर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया था, यानी कि एक्स किरण का खोज किसने किया था, एक्स किरण का खोज किसने किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रोंटजन हो जाएगा, रोंटजन हो जाएगा, रोंटजन। अगला प्रश्न है 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है आपका, जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है, जल की स्थायी कठोरता का कारण। ये वाला प्रश्न जो है कठोरता वाला, स्थायी कठोरता या अस्थायी कठोरता, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा आप लोग ध्यान से, क्या है जल की स्थायी कठोरता का कारण। तो इसका कारण क्या होता है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट का घुला रहना। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड में सल्फेट का घुला रहना क्या होता है, इसका कारण होता है, इसका कारण होता है। और इसे दूर कैसे किया जाता है, इसे दूर किया जाता है सोडियम कार्बोनेट के द्वारा। स्थायी कठोरता को सोडियम कार्बोनेट में मिलाकर गर्म करने से इसे दूर किया जाता है। और अस्थायी कठोरता की बात करें तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है। कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण क्या होता है, अस्थायी कठोरता होता है। और उसको दूर कैसे किया जाता है, गर्म करके, गर्म करके, गर्म करके किया जाता है दूर। और स्थायी कठोरता को दूर कैसे किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ गर्म करने से, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ गर्म करने से। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण जल में अस्थायी कठोरता होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। 41 नंबर प्रश्न है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 41 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्यूपा। प्यूपा यानी कि प्यूपा जीवन चक्र के अपने प्यूपा स्टेज पर होता है, तब क्या करता है, वाणिज्यिक तंतु का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है, साइनोकोबालामीन जो है वह किस विटामिन से संबंधित है, साइनोकोबालामीन का आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन B12 हो जाएगा। विटामिन B12 में क्या होता है, साइनोकोबालामीन पाया जाता है। विटामिन B12 में साइनोकोबालामीन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न आपका, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में अगर सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। और दोनों ग्रंथि यानी कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथि कौन सा होता है, तो अग्नाशय होता है, दोनों ग्रंथि होता है, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों। और सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें तो क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, पिट्यूटरी हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है यानी ग्रंथि जो है वो सबसे छोटी ग्रंथि है। अगला प्रश्न देखेंगे 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोफाइट कहते हैं, हाइड्रोफाइट जो है वह किसे कहते हैं, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए में एक समुद्री जानवर, बी में है जलीय पौधे, सी में है पौधीय रोग और डी में है जड़ रहित पौधे। क्या हो जाएगा आंसर इसका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जलीय पौधे। जलीय पौधे को क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइटा कहते हैं, हाइड्रोफाइटा या हाइड्रोफाइट कहते हैं, हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधे को कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न में क्या है, 45 नंबर प्रश्न आपका, विटामिन किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होती है, यानी कि रतौंधी रोग जो हो जाता है वो किसी विटामिन की कमी से। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी हो जाता है। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है, यानी कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया जो है उसको तेज करता है वो कौन करता है। क्या हो जाएगा आंसर इसका 46 का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एंजाइम। यानी कि एंजाइम की मदद से क्या होता है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया जो है वो तेज किया जाता है एंजाइम की मदद से। अगला प्रश्न है 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि 1 किलो कैलोरी बराबर होता है, 1 किलो कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, जूल में बताना है कितना होता है। तो 1 कैलोरी बराबर यानी कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.18 जूल होता है, 4.180 जूल होता है। लेकिन 1 किलो कैलोरी की बात करेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें 1000 से गुना कर देंगे, 4.180 में 1000 से जब गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4180 जूल आ जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा, 4180। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है, किस विटामिन का
एक नाम रेटिनॉल है। चलिए यहाँ पर रेटिनॉल वाला भी पूछ दिया यहाँ पर, यानी कि इसका रासायनिक नाम जो है वो भी पूछ दिया है। क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, बी, यानी कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है क्या है? रेटिनॉल है, रेटिनॉल है। और रतौंधी बीमारी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर प्रश्न है। 49 नंबर, जल का शुद्धतम रूप क्या होता है? जल का शुद्धतम रूप क्या होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि वर्षा का जल जो होता है उसका शुद्धतम रूप है। जल का शुद्धतम रूप क्या है? वर्षा का जल। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर है, जो कि आज का जो प्रैक्टिस सेट है 11वां प्रैक्टिस सेट, उसका लास्ट प्रश्न है। क्या प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन में जलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, यानी कि धातु जो होगा, धातु क्या करेगा? धातु क्या करेगा? क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। धातु के साथ संयोग करके ऑक्सीजन जो है वह क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। और अम्लीय बनाएगा किससे? तो अधातु से, अधातु से संयोग करके क्या बनाएगा? अम्लीय बनाएगा। तो इसमें क्या है देख लेते हैं एक बार। हाइड्रोजन जो कि धातु के वर्ग में आता है, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है? धातु है। ये सब क्या बनाएगा? क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। और फास्फोरस क्या करेगा? फास्फोरस क्या है? अधातु है। फास्फोरस क्या है? अधातु है। तो क्या करेगा फास्फोरस? अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। क्या करेगा? अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। और क्षारीय ऑक्साइड कौन बनाएगा? तो धातु बनाएगा। धातु जो है क्या करेगा? क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। क्षारीय ऑक्साइड क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आज का क्लास जो है वह आज के क्लास का लास्ट प्रश्न था। और क्लास आप लोगों को कैसा लगा ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके रिवीजन में यह मददगार है या नहीं, प्रश्न इसका कैसा है, ये सब आप बताइएगा कमेंट करके। चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।